अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आज का हमारा टॉपिक है इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें आज हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइंस, सिम्टम और डायग्नोस विथ ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसको हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी बोलते हैं। ये इसका पुराना नाम है। ये एक कॉमन काज है नियोनेटल डेथ का, और पर्टिकुलरली जो प्री मेच्योर इन्फेंट है उनमें ये ज़्यादा आकर होती है। अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक कॉमन कंडीशन है जो कि मोस्टली प्री मेच्योर इन्फेंट्स को अफेक्ट करती हैं। प्री मेच्योर इन्फेंट्स हम उनको बोलते हैं जो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले बोर्न होते हैं, उनको हम प्री मेच्योर इन्फेंट बोलते हैं। अब ये कंडीशन क्या है, इसमें क्या होता है, देयर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। उनको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है, और वो डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि लंग्स के अंदर एल्वुलाई में सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो नॉर्मली और इजीली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरह से जो ब्रीथिंग का पैटर्न है वो इजीली मेंटेन वे में चलता है। लेकिन इसमें सर्फेक्टेंट की कमी है, जिसकी वजह से जो एल्वुलाई है वो कोलेप्स्ड हो जाते हैं, और इन बच्चों को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी अगर होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक नॉर्मल एल्वुला है और दूसरा कोलेप्स्ड एल्वुला। नॉर्मल एल्वुलाई में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है जो कि इसकी सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर रहा है, और एबनॉर्मल एल्वुलाई में सर्फेक्टेंट्स की कमी है, जिसकी वजह से वो जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स हो गया है। कोलैप्स होने की वजह से वो नॉर्मली एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी अगर होती है। अब ये सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं कि ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किस में, लंग्स की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ या फिर रिड्यूस करने में, जिसके बाद ब्रीथिंग बहुत ईजी हो जाती है। अब कुछ फैक्टर्स हैं सर्फेक्टेंट के जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक है पीजी, दूसरा है पीआई और तीसरा है पीसी। अब ये क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है और इनका काम क्या होता है। तो ये तीनों फैक्टर सर्फेक्टेंट में हमें मिलते हैं। सबसे पहले है पीजी यानी फोस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल। फोस्फेटिडाइल ग्लाइसरोल ये एक टाइप है फॉस्फोलिपिड का जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट के लिए, और आल्सो ये भी रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन इन लंग्स, एंड पर्टिकुलरली ये इम्पोर्टेंट होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सर्फेक्टेंट सिस्टम के लिए। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास पीआई यानी फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल। अब ये फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल अनदर टाइप है फास्फोलिपिड का जो कि आल्सो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट में पाया जाता है। वाइल एज कंपेयर टू पीजी, जो पीआई है ये इतने अबंडेंट अमाउंट में हमें नहीं मिलता जैसे कि अदर फास्फोलिपिड्स हैं, लाइक फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये भी एक दूसरा टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे। आल्सो इट प्ले अ रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, ये भी सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में हेल्प करता है। लास्ट इसका फैक्टर है पीसी, जिसको हम फोस्फेटिडाइल कोलिन बोलते हैं। फोस्फेटिडाइल कोलिन को अदर वर्ड्स में हम लेसिथिन भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट अबंडेंट फॉस्फोलिपिड है और जो कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसको हम लेसिथिन भी बोलते हैं। ये क्रूशल कंपोनेंट है सर्फेक्टेंट सिस्टम के लिए, और आल्सो ये भी सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है लंग्स में, मेकिंग इट ईजियर टू ब्रीथ। तो ये तीन फैक्टर्स थे जो सर्फेक्टेंट में आ जाते हैं। अगर इनमें डेफिशिएंसी हो या फिर ये इनकी फॉर्मेशन किसी भी कारण की वजह से स्टॉप हो जाए तो सर्फेक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं होती, और अल्टीमेटली जो एल्वुलाई हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये आप डायग्राम देखें, एल्वुलाई का एक डायग्राम है विथ सर्फेक्टेंट और दूसरा है विदाउट सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट जिस एल्वुलाई में प्रेजेंट है ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का सर्फेक्टेंट इसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इजीली ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम देखें देयर इज़ नो सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर तो हो रहा है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सही से बाहर नहीं जा पा रहा। जब
बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिटेन होता है तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो हमारी बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करेगी तो उस दौरान ये ज़्यादा फ़ोर्स लगाएगी। ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स क्यों होंगे? बिकॉज़ देयर इज़ नो सर्फेक्टेंट। तो ये मेन फंक्शन है सर्फेक्टेंट का हमारे एल्वियोलाई में, जिसकी वजह से ये कंडीशन काज़ होती है। उसके बाद हम मज़ीद डिस्कस करते हैं विथ इम्प्रूव मेथड ऑफ टेस्टिंग फॉर लंग मेच्योरिटी एंड मोर इफेक्टिव प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल थेरेपी एज वेल एज सपोर्टिव ट्रीटमेंट द मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्रीज इन द पास्ट डिकेड। अब इसका मतलब है पहले इस कंडीशन की वजह से बहुत सारे नियोनेट्स की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब बहुत जो है ना टेस्टिंग मेथड्स आ गए हैं, जिसकी वजह से हम लंग मैच्योरिटी को टेस्ट करते हैं, प्री नेटल और पोस्ट नेटल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और आल्सो हम उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से अब जो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हो गई है एज़ कम्पेयर टू पास्ट। सम चिल्ड्रेन हैव सफ़र्ड डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट, पर्टिकुलरली दोज बोर्न लेट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब है कि कुछ जो चिल्ड्रेन से होते हैं उनकी डेवलपमेंटल इम्पेयर्ड होती है, बिकॉज वो लेट बोर्न होते हैं। इन जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो लेट होती है इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देन इसकी इटियोलॉजी अगर हम बात करें तो किस वजह से ये अगर होता है, तो इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मोस्टली प्री मेच्योर बर्थ से रिलेटेड होता है, और उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें मोर कॉमनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मेल चिल्ड्रेंस में होता है और फॉलोइंग विथ सिजेरियन सेक्शन। यानी सिजेरियन सेक्शन से किस तरह से हो सकता है ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और आल्सो इन्फेंट बोर्न टू डायबिटिक मदर आर प्री डिस्पोज टू दिस सिंड्रोम। अब ये किस तरह से हो रहा है इस स्लाइड में हम देख रहे हैं। तो पहला तो काज है हमारे पास प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी का मतलब है अगर लेस देन 28 वीक्स से पहले, 28 वीक्स से पहले अगर किसी बेबी की बर्थ हो रही है या फिर उसके बाद हो रही है ना, 37 वीक से पहले किसी भी बेबी की बर्थ हो रही है, तो उससे वो जो बच्चा है वो ज़्यादा रिस्क पर होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। सो इंसिडेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी उस बच्चे की एज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अकर होने का चांस है वो डिक्रीज़ होगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट से। बर्थ वेट का मतलब है एक होते हैं लो बर्थ वेट, सिवियर लो बर्थ वेट, ठीक है। तो अगर लो बर्थ वेट या फिर सिवियरली लो बर्थ वेट वाला बेबी बोर्न हो रहा है तो वो भी ज़्यादा रिस्क पर होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। सेकंड काज है डायबिटिक मदर। अब डायबिटिक मदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा। मदर हैज़ अ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। मदर की कंडीशन में जो ग्लूकोज की लेवल है वो इंक्रीज़ है, तो ग्लूकोज पास करता है थ्रू द प्लेसेंटा, लेकिन जो इंसुलिन है वो तो पास नहीं कर पाएगी, ठीक है। ग्लूकोज पास करके जाता है प्लेसेंटा टू द बेबी, प्लेसेंटा से वो बेबी की तरफ जाता है, और उसके बाद हाइपरप्लेजिया आकर होती है पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में बेबी के अंदर, ठीक है। बेबी के अंदर भी ग्लूकोज की लेवल हाई हो जाएगी, तो उसकी वजह से उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन की सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इंसुलिन की सीक्रेशन इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज़ होगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया अगर होगी। अब हाइपोग्लाइसीमिया हो गई और इंसुलिन की क्या है, इंसुलिन इंक्रीज़ हो गई है बेबी की बॉडी के अंदर। जब इंसुलिन बेबी की बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है तो ये डिक्रीज़ करती है सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को। स्पेसिफिकली जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटोल और फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ये दो फैक्टर थे जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। इनकी इन्हिबिशन होती है, और इनको इन्हिबिट कौन करता है, इनको इन्हिबिट इंसुलिन की इंक्रीज लेवल करती है। तो ये अगर फैक्टर्स अगर नहीं फॉर्म होंगे तो उसके रिजल्ट में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये इस तरह से अगर होता है। देन है सी सेक्शन।
अब सी सेक्शन में नॉर्मली वैसे क्या होता है, जैसे वेजाइनल डिलीवरी होती है तो वेजाइनल डिलीवरी में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो उसके रिजल्ट में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है जो कि एक स्टेरॉइड है, और जैसे स्टेरॉइड इंक्रीज होगा तो बॉडी में सर्फेक्टेंट की भी प्रोडक्शन जल्द से जल्द हो जाती है। लेकिन सी सेक्शन में किसी भी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होता। सो इफ़ देयर इज़ नो नॉर्मल स्ट्रेस, देयर इज़ नो इंक्रीज इन कोर्टिसोल, ठीक है, वर्सेस वेजाइनल डिलीवरी, देन द स्कल ऑफ द फीटस इज स्क्वीज थ्रू द वेजाइनल कार्ड। ठीक है, जैसे जैसे स्कल जो है वेजाइनल कार्ड से स्क्वीज होता है तो स्ट्रेस जो है, नेचुरल स्ट्रेस वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल की लेवल इंक्रीज होती है और अल्टीमेटली सर्फेक्टेंट की लेवल इंक्रीज होती है। लेकिन सी सेक्शन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन हो। तो ये भी एक काज है। देन है मल्टीपल बर्थ। अगर मल्टीपल बर्थ हो रही है, यानी एक से ज़्यादा बर्थ हो रही, बेबी की बर्थ हो रही है, तो उसके रिजल्ट में भी उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम काज हो सकता है। उसके बाद एक कंडीशन है एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया में क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उस वो ब्रीथ नहीं कर पाता, इस कंडीशन को भी हम एस्फेक्सिया बोलते हैं, यानी उसमें जो ऑक्सीजन की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है प्रिसिपिटेशियस डिलीवरी और मैटरनल हिस्ट्री ऑफ एनआरडीएस इन प्रीवियस इन्फेंट। इसमें क्या है, अगर मैटरनल हिस्ट्री में प्रीवियस इन्फेंट्स को नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम था तो चांस है कि दूसरे बेबी में भी ये हो सकता है। तो ये सिंपली काज और रिस्क फैक्टर थे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए। काजेस के बाद हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी से पहले हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ फीटल डेवलपमेंट द एल्वुलर सरफेस एरिया एंड द लंग वेस्कुलरिटी ग्रेटली इंक्रीज इन प्रिपरेशन फॉर इंडिपेंडेंट लंग फंक्शन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, उस दौरान जो एल्वुलर सरफेस है और लंग की जो वेस्कुलरिटी है वो इंक्रीज होती है, ताकि वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि एज अ इंडिपेंडेंट वो फंक्शन कर सकें इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। क्योंकि हमें पता है जब फीटस यूट्रस के अंदर होता है तो उस दौरान जो उसके लंग्स होते हैं वो काम नहीं करते, और जो ऑक्सीजन का काम होता है वो प्लेसेंटा से होता है। सो देयर इज़ नो फंक्शन ऑफ लंग्स इन द यूट्रस। तो इसीलिए थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है तो उस दौरान वो अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि बर्थ के बाद वो इमीडिएटली अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो सर्फेक्टेंट जो कि रिड्यूस करती है सरफेस टेंशन को एल्विलाई में और प्रमोट करती है एक्सपांशन को, वो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो अकर होती है बिटवीन 28 टू 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर 36 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले कोई बेबी बोर्न हो गया है तो उसमें तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन नहीं होगी ठीक से, तो इसकी वजह से सर्फेक्टेंट की कमी हो जाएगी जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस काज करता है। तो नॉर्मली क्या होता है 28 से 36 वीक्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल लंग। अब ये होती है नॉर्मल फिजियोलॉजी। उसके बाद क्या होता है, इट हैज़ बीन शोन दैट इन यूट्रो स्ट्रेस हैज़ इन द मैचुरेशन ऑफ लंग टिश्यू। जो स्ट्रेस होता है जब फीटस यूट्रस में होता है तो उस दौरान स्ट्रेस की वजह से मैचुरेशन अकर होती है लंग्स के टिश्यू में, और इन्फेंट लंग मैच्योरिटी कैन बी असेस्ड बाय द मयरिंग द सर्फेक्टेंट लेवल ऑफ द फीटस विद अ टेस्ट सच एज लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो इन एमनियोटिक फ्लूइड। इसमें हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटोसिस जो कि एक प्रोसेस होता है उससे हम एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं और उसमें हम लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशियो चेक करते हैं और मेजर करते हैं सर्फेक्टेंट की लेवल को इन द फीटस बॉडी। अगर हमें पहले ही पता लग जाएगा तो हम पहले ही उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इनिशियली क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन हाई होता है और उसके बाद ये डिक्रीज होता है और लेसिथिन इंक्रीज होता है अनटिल द रेशियो रिप्रेजेंट एडिक्वेट सर्फेक्टेंट फंक्शन एट अराउंड 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अब इनका जो लेसिथिन की लेवल इंक्रीज तब तक नॉर्मल होती है जब तक 35 वीक ऑफ गेस्टेशन ना हो। ठीक है, अगर इससे पहले प्री मेच्योर बेबी की बर्थ होती है तो उससे ये क्या होगा, उसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होगी। तो इस तरह से नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है और नॉर्मली उनको हम मेजर करते हैं बाय लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो से। ओके, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन ये बोथ फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फीटल लंग्स से।
ठीक है, फीटल के लंग से ये दोनों फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे जैसे फीटल के लंग मेच्योर होते हैं तो द प्रोडक्शन ऑफ लेसेथिन इंक्रीज होती है वाइल द प्रोडक्शन ऑफ स्फिंगोमाइलिन डिक्रीज होती है। ओके, so therefore the normal ALS ratio can be used to assess fetal lung maturity। अगर हम fetus के लंग की मेच्योरिटी को असेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ALS रेशो हम मेजर करेंगे। तो नॉर्मल ALS रेशो क्या होना चाहिए? 2.0 या फिर इससे हाइयर अगर आपको रेशो मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फीटस के लंग्स हैं वो मेच्योर हो गए हैं। अगर आपको वैल्यू 1.5 या फिर 1.9 तक मिल रहा है तो ये बॉर्डर लाइन फीटल लंग की मेच्योरिटी को इंडिकेट करता है। अगर आपको एलएस का रेशो 1.5 से भी कम मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो फीटस के लंग्स हैं वो इमेच्योर हैं। तो जैसे 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 हमें ये पता लगेगा तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इनको सर्फेक्टेंट या फिर जो स्टेरॉइड्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। स्टेरॉइड्स जैसे हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो उनके जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगे और जब वो बेबी डिलीवर होगा तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का कोई भी कंडीशन जो है ना वो अकर नहीं होगी। तो इस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक आपको सर्फेक्टेंट, उसके फैक्टर और उसका जो रेशो है उस सब के बारे में क्लियर हो गया है। तो आगे डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, द फर्स्ट फ्यू इंस्पायरेशन जो बेबी लेता है उसमें आफ्टर बर्थ उसको डिफ़िकल्टी होती है, जैसे जैसे लंग्स जो है वो फर्स्ट इन्फ्लेट होते हैं। देन ब्रीथिंग बिकम ईजियर एज रेजिडुअल एयर वॉल्यूम इंक्रीज। जैसे जैसे जो रेजिडुअल एयर वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो ब्रीथिंग है वो ईजियर होती जाती है। ये नॉर्मली होता है। लेकिन कास क्या है यहाँ पर, एडिक्वेट सर्फेक्टेंट नहीं है हमारे पास। सो विदाउट एडिक्वेट सर्फेक्टेंट ईच इंस्पायरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो लंग्स हैं वो टोटली कोलेप्स हो रहे हैं ड्यूरिंग ईच एक्सपायरेशन। जैसे जैसे एक्सपायरेशन होती जाएगी वैसे वैसे जो लंग्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कोलेप्स होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर सर्फेक्टेंट नहीं है। पहले हमने डायग्राम देखा ना, उसमें सर्फेक्टेंट, एक में सर्फेक्टेंट था और दूसरे में नहीं था। जिसमें सर्फेक्टेंट नहीं था वो जब वो एक्सपायर कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा था, तो उस दौरान जो एल्विलाई है वो कोलेप्स हो रहे थे क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट नहीं है। तो ईच एक्सपायरेशन से क्या होंगे, जो लंग्स है वो टोटली कोलेप्स हो जाएंगे। सो देयर बाय रिक्वायरिंग यूज ऑफ द एसेसरी मसल। ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए वो एसेसरी मसल्स का यूज़ करेंगे और मच एनर्जी यूज़ होगी टू री इन्फ्लेट द लंग्स, क्योंकि जो लंग्स है वो री इन्फ्लेट नहीं हो रहे तो उनके लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सो द पुअरली डेवलप्ड एल्विलाई आर डिफ़िकल्ट टू इन्फ्लेट, क्योंकि वो पुअरली डेवलप हैं, उनको इन्फ्लेट करना डिफ़िकल्ट है। सो एंड एन inadequate blood and oxygen supply further deter the production of surfactant by alveolar cell। अब जो फर्दर inadequate blood और ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है वो फर्दर सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को डिटर कर रहा है, उसको अल्टर कर रहा है बाय एल्वुलर सेल से। सो उसके रिजल्ट में कौन सी कंडीशन अकर होती है, एटेलैक्टेसिस कंडीशन अकर होती है और वो डिफ्यूज़ अकर होती है। सो देयर इज डिफ्यूज एटेलैक्टेसिस रिजल्ट्स विच डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, ये क्या करती है, ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो को डिक्रीज करती है और उसके अलावा ये क्या लीड करती है, लीड्स टू रिफ्लेक्स पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन एंड सिवियर हाइपोक्सिया। एक तो ये पल्मोनरी ब्लड फ्लो को डिक्रीज करती है और दूसरा ये वेजो कंस्ट्रक्शन काज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सिवियर हाइपोक्सिया कंडीशन अकर होती है, जिसका मतलब है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसको हम सिवियर हाइपोक्सिया बोलते हैं। देन क्या होता है, पुअर लंग परफ्यूजन और लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लीड टू इंक्रीज एल्वुलर कैपिलरी परमिएबिलिटी। जैसे लंग परफ्यूजन पुअर है और सर्फेक्टेंट की कमी है तो ये दोनों क्या कराएंगे, ये दोनों एल्वुलर की जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है उसको इंक्रीज करेंगे। अब जब इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, फ्लूइड की लीकेज होगी। फ्लूइड में क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगी और प्रोटीन में फिब्रिन होगी। सो विथ फ्लूइड एंड protein in fibrin leaking into interstitial area and alveoli।
अब ये जो फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन है फिब्रिन, वो लीक होगी और जाकर इंटरस्टिशियल एरिया और एल्वियोलाई में जाकर चिपकेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोटीन की लीक होगी, फ्लूइड की लीकेज होगी, तो जैसे वैसे वैसे प्रोटीन भी लीक होगी और वो जाकर एल्वियोलाई को ऊपर लाइन करेगी और एक मेम्ब्रेन को फॉर्म करेगी जिसको हम हाइलेन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हाइलेन मेम्ब्रेन इसका प्रीवियस भी नाम था, क्योंकि जब हम इसकी फोटोग्राफिक एक्सरे करवा रहे थे तो इसमें हमें एल्वियोलाई के ऊपर हाइलेन मेम्ब्रेन मिल रही थी जो कि प्रोटीन की वजह से फॉर्म होती है। अब ये हाइलेन मेम्ब्रेन फर्दर एल्वियोलाई को क्या करेगी, स्टिफ करेगी, जिसकी वजह से वो फर्दर एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। सो दिस फर्दर इम्पेयर लंग एक्सपांशन एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिफ्यूजन। सो सम ऑफ द सर्वाइविंग यूनिट एक्सपीरियंस ब्रेन डैमेज ड्यू टू सीवियर हाइपोक्सिया। अब कुछ सर्वाइविंग यूनिट्स जो हैं उनको ब्रेन डैमेज भी होता है बिकॉज ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ब्रेन की तरफ इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी काज होता है। देन ये जो साइकिल है ये डेवलप करती है, तो इसके रिजल्ट में एसिडोसिस कंडीशन अकर होती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट और कुछ मेटाबॉलिक फैक्टर्स की वजह से। अब वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जो स्टर्नस मसल एक्टिविटी है उसको ब्रीथ करना है, तो ब्रीथ करने के लिए स्टर्नस मसल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब जैसे वो इंक्रीज होगी तो उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, सो इट रिक्वायर मोर ऑक्सीजन देन देयर इज़ अवेलेबल। ठीक है, इतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है लेकिन उसको ब्रीथ करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को चलाने के लिए उसको ऑक्सीजन की नीड है। तो इससे क्या होगा, देयर इज़ एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म, वहाँ पर एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होगी। एनएरोबिक का मतलब है वो मेटाबॉलिज्म जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। अब जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता तो उसको हम एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और उसके रिजल्ट में हमारे पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब लैक्टिक एसिड एक एसिड है और इसकी पीएच कम होती है, तो ये क्या कराएगा, जब इसकी अक्युमुलेशन बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में होगी तो ये एसिडोसिस कंडीशन काज कराएगा। ओके, सो इन टर्न एसिडोसिस काज पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन, और ये जो एसिडोसिस है ये भी जाकर पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन काज करेगा और आल्सो सेल की जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी इम्पेयर करेगा। जो कौन से सेल, जो लंग्स के अंदर सेल्स है उनकी मेटाबॉलिज्म को इम्पेयर करेगा। जैसे वो इम्पेयर हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में जो सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस और उनकी सीक्रेशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेंट डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये प्रोग्रेस करती है। ओके, अब ये सारा जो अभी तक हमने डिस्कस किया ये एक ही डायग्राम में दिया गया है विथ फ्लो चार्ट। इसमें क्या है, पहला काज है प्री मेच्योरिटी जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी है, या फिर दूसरा काज है इसका कोई भी लंग इमेच्योरिटी है या फिर स्ट्रक्चरल इमेच्योरिटी है लंग्स में। ये दोनों कंडीशन क्या काज करेंगी, एटेलेक्टेसिस काज करेंगी। इसकी वजह से वीक्यू मिसमैच यानी ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का जो फ्लो है उसका मिसमैच हो जाएगा और हाइपोवेंटिलेशन अगर होगी। हाइपोवेंटिलेशन और वीक्यू मिसमैच दोनों काज करवाते हैं बॉडी में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल हाई हो जाती है। इसके बाद अगर होता है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही थी जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही थी, तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बॉडी में एसिडोसिस कंडीशन हो रही है तो वो जाकर पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रही है। पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद देयर इज इम्पेयर्ड एंडोथीलियल एंड एपिथेलियल इंटीग्रिटी जिसमें परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। जैसे परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर फ्लूइड की लीकेज हो रही थी और फ्लूइड में क्या था, प्रोटीन थी और वो प्रोटीनिश एक्सिड्यूट वहाँ पर जमा हो रहा था, उसमें फिब्रिन भी थी। तो फिब्रिन जाकर क्या कर रही थी, एल्वियोलाई से अटैच हो रही थी और वहाँ पर एक मेम्ब्रेन बना रही थी। उस मेम्ब्रेन को हम हाइलिन बोल रहे थे और इस कंडीशन को हम हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज बोल रहे थे। अब जैसे वहाँ पर हाइलिन मेम्ब्रेन बनेगी तो वो फर्दर एल्वियोलाई को स्टिफ करेगी। जैसे एल्वियोलाई स्टिफ होंगे तो वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है वो नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली कंडीशन अकर होगी जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं।
ओके, तो यहाँ पर एक टर्म है वीक्यू मिसमैच। अब वीक्यू मिसमैच को हम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच भी बोलते हैं। ये वो कंडीशन है जहाँ पर इम्बेलेंस अकर होती है बिटवीन अमाउंट ऑफ एयर जो कि रीच करती है एल्वुलाई में थ्रू वेंटिलेशन और द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट फ्लो थ्रू द कैपिलरीज सराउंड द एल्वुलाई परफ्यूजन। इसको हम वीक्यू, अगर इनमें इम्बेलेंस हो जाए तो इसको हम वीक्यू मिसमैच बोलते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम देखें, एक है नॉर्मल एल्वुलाई का और दूसरा है एक्यूट लंग इंजरी वाला एल्वुलाई। नॉर्मली आप देखें तो ब्रोंकियल एपिथेलियम इंटैक्ट है और उसके अलावा टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे सर्फेक्टेंट वो भी इंटैक्ट हैं। लेकिन आप दूसरे डायग्राम में देखें तो उसमें उसकी पहले तो जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो डिस्टर्ब है, उसकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो बाहर वाला फ्लूइड है वो अंदर आ रहा है और एडिमा फ्लूइड काज करवा रहा, जो फ्लूइड है वो एडिमा काज करवा रहा है और अंदर प्रोटीन की लेवल इंक्रीज़ होकर वो एल्वुलाई के अंदर एल्वुला से अटैच हो रही है और हाइलिन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करवा रही है। और जैसे हमने पढ़ा है कि जैसे जहाँ पर इंजरी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लामेशन भी अकर होती है। तो यहाँ पर ब्लड मेम्ब्रेन ब्लड की जो कैपिलरी है वहाँ से न्यूट्रोफिल की क्या हो रही है, माइग्रेशन हो रही है एल्वुलाई में और उसकी वजह से अंदर पीएएफ ल्यूकोट्रीन और प्रोटीएस निकल रहे हैं और वहाँ पर मज़ीद नेक्रोटाइज और नेक्रोटिक हो रही है, यानी नेक्रोसिस हो रही है टाइप 1 सेल की, जो कि क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये डिजीज़ प्रोग्रेस करती है। आई होप कि अब आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसके हैं साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी मिलेगी जो कि एविडेंट होगी एट बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। यानी अगर आपको फ़ौरन बर्थ के फ़ौरन बाद रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मिल रही है तो आप ये सस्पेक्ट करेंगे इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। अगर थोड़े टाइम के बाद मिल रही हैं तो आप ये सोचेंगे दूसरी कोई कंडीशन हो सकती है। साइन में इंक्लूड अ परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी रेट ऑफ मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट्स। आपको रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 60 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा मिलेगा। उसके अलावा मेन साइंस है इसकी नेज़ल फ्लेयरिंग, सब कोस्टल और इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन एंड लो बॉडी टेम्परेचर लो होगा। उसके अलावा उसकी जो चेस्ट रिट्रैक्शन है वो क्वाइट मार्क्ड होती है न्यूनेट्स में बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट चेस्ट वॉल। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं रिट्रैक्शन ऑफ इन्फेंट चेस्ट एंड इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद मज़ीद इसकी साइन सिम्टम्स में देखें तो इन्फेंट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम में कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन जो है वो मोर रैपिड और शेलो होती है। उसके अलावा फ्रोथी स्पूटम मिलता है और एक्सपायरेटरी ग्रंट, ये एक साउंड है जो कि एक्सपायरेशन के दौरान मिलता है। और उसके अलावा उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ करता है एंड कंडीशन अगर होती है जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी ब्लू कलर जैसे हमें दिखने को मिलती है, इसको हम साइनोसिस बोलते हैं। और पेरिफेरल एडिमा अगर होती है और ये बहुत एविडेंट होती हैं। देन साइन ऑफ सीवियर हाइपोक्सिया डिक्रीज होते हैं और उसके अलावा इरेग्युलर रेस्पिरेशन हमें मिलती है विथ पीरियड ऑफ एपनिया और डिक्रीज ब्रीथ साउंड। पहले जो एक्सपायरेटरी ग्रंट है वो ज़्यादा होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सीवियर हाइपोक्सीमिया है वो भी डिक्रीज होती है और उससे उसके साथ साथ जो ब्रीथ साउंड है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं, यानी जो नॉर्मली ब्रीथ साउंड होते हैं वो हमें नहीं मिलते। ओके, उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब किस तरह से हम इसका डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले इसकी है एबीजीज करवाएंगे, यानी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे। ये हमें हेल्पफुल होती है कि इसमें हम ऑक्सीजन की लेवल को भी मॉनिटर करते हैं और एसिड बेस का बैलेंस भी हम मॉनिटर करते हैं। तो एबीजीज हमें बताएंगी कि बॉडी में एसिडोसिस हुई है या फिर हाइपोक्सीमिया हुई है। तो इनिशियली हाइपोक्सीमिया होती है, यानी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें लो सीरम बाइकार्बोनेट हमें मिलते हैं। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमें जो ऑक्सीजन की लेवल है वो हाई मिलती है। डेवलप एज वेंटिलेशन बिकम मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब
ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया तो जो एल्वियोलाई थे वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल रहे थे, तो इसकी वजह से उसके पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर होती है। देन एमनियोसेंटोसिस प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम एलएस का रेशो फाइंड आउट करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं टू असेस फीटल लंग मैच्योरिटी। अगर इसमें आपको 2 रेशो मिल रहा है तो इट मीन्स जो फीटस के लंग है वो प्रॉपरली मैच्योर हो गए हैं। अगर आपको 2 से कम रेशो मिल रहा है तो इट मीन्स फीटस के जो लंग्स हैं वो मैच्योर नहीं हुए। देन चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे में कंजेशन या फिर एडालेक्टिसिस मिलेंगे, और दूसरी इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम ग्लास ग्राउंड ओपेसिटी बोलेंगे। ये हमें एक्सरे में मिलेंगे, और ये फोटो माइक्रोग्राफ है लंग टिश्यू का विथ इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और एटालेक्टेसिस। अब इसमें आप नोट करें डिक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ एयर स्पेस, क्योंकि यहाँ पर हाइलिन मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जिसने एल्वियोलाई को सराउंड किया है और उसको स्टिफ किया है। अब ये नॉर्मल एल्वियोलाई है और दूसरा कोलैप्स्ड एल्वियोलाई है। नॉर्मल एल्वियोलाई में क्या है, एयर स्पेसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कोलैप्स्ड एल्वियोलाई, और कोलैप्स्ड एल्वियोलाई में हमें पिंक कलर ज़्यादा मिल रहा है, और ये पिंक कलर हाइलिन मेम्ब्रेन को शो कर रहा है। तो हमें फोटो माइक्रोग्राफ में ये मिलेगा जब हम एल्वियोलाई का फोटो माइक्रोग्राफ करेंगे। देन ग्लास ग्राउंड ओपेसिटी। अब ग्लास या फिर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का मतलब होता है जो लंग्स होते हैं वो मोर ओपेक अपीयर होते हैं देन नॉर्मल, बट नॉट कम्प्लीटली वाइट और कंसोलेटेड। ठीक है, अब इसके भी स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 स्लाइड रेटिकुलर होती है और स्लाइड ग्रेन्युलर होती है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होती है लंग्स की, और इसमें हमें इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता जिसे हम कंपेयर करें नॉर्मल फाइंडिंग से। देन स्टेज 2 में सॉफ्ट डिक्रीज होती है ट्रांसपेरेंसी में विथ एन एरो bronchogram which overlap the heart, always a sign of an alveolar lung reaction. Then stage 3 like stage 2 होती है, बट विथ ग्रेजुअल स्ट्रोंगर डिक्रीज इन ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें थोड़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो डिक्रीज हो गई है, एज वेल एज ब्लरी डायफ्राम एंड हार्ट मिलेगा आप इसमें। उसके बाद लास्ट स्टेज 4, इसमें वाइट लंग मिलेगा। प्रैक्टिकली होमोजेनिक लंग ओपेसिटी इसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये 4 स्टेजेस थी ग्लास ग्राउंड ओपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं पहले ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा आस्ते आस्ता वो डिक्रीज होती जाती है स्टेज 2, 3 और 4 में। उसके बाद है इसकी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोवाइड करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम वुमेन्स को प्रोवाइड करते हैं इन प्री मेच्योर लेबर अपियर्स टू बेनिफिट द प्री मेच्योर इन्फेंट बाय स्पीडिंग अप द मेच्योरेशन प्रोसेस। जैसे हम उनका एलएस रेशियो करवाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि उसका जो फीटस है उसमें लंग मेच्योर नहीं हुए, तो उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के शॉट्स प्रोवाइड करेंगे। देन अगर बेबी प्रोड्यूस हो गया है तो उसको हम सिंथेटिक सर्फेक्टेंट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम कोल्फोसिरिल इनको एडमिनिस्टर करेंगे, और एडमिनिस्टर टू द हाई रिस्क नियोनेट बोथ एज प्रोफाइलैक्सिस इमीडिएटली फॉलोइंग बर्थ एंड एज नेसेसरी थेरेपी। और इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा इसका जो प्रोग्नोसिस है वो इम्प्रूव हो गया है। उसके बाद हम उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे बाय कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और नाइट्रस ऑक्साइड ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। अब इनकी आउटकम्स इम्प्रूव तो है, लेकिन इनमें रिस्क भी हैं। अब रिस्क यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की दे रहे हैं तो ये पल्मोनरी डैमेज काज कर सकती है, जिसको हम ब्रोंकोडिस्प्लेजिया बोलते हैं। अब ये ब्रोंकोडिस्प्लेजिया परमानेंटली हो सकती है, जो कि एक अच्छी कंडीशन नहीं है। तो हमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल लिमिट में रखनी चाहिए, हाई कंसंट्रेशन हम नहीं देंगे। यानी ऑलवेज ये आपने याद रखना है कि 99% या फिर 100% फुल ऑक्सीजन नहीं देनी उस नियोनेट को। देन है रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लेजिया causing permanent damage to retina of the eye and loss of vision। अब हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से रेटिनोपैथी या फिर लॉस ऑफ विजन भी हो सकती है। देन है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। अब पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्यों होती है, बिकॉज इट्स ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट क्लोजेस द डक्टस।
अब जैसे बेबी प्रोड्यूस होता बर्थ होती है उसकी, तो वो ऑक्सीजन को इन्हेल करता है, जैसे-जैसे वो ऑक्सीजन को इन्हेल करता है वैसे-वैसे जो डक्टस है वो क्लोज़ होता है। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ है और परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया है, तो जो डक्टस है वो क्लोज़ नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होती है। और उसके अलावा कुछ अदर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि मोस्ट ऑफनली प्रेज़ेंट होते हैं प्री मैच्योर इन्फेंट में, और उनको स्पेशलाइज्ड केयर की नीड होती है, जिसमें नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। अब नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या होता है, नो वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन नहीं होती तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की लेवल कम होती है और परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया क्या करती है, इंटेस्टाइनल इस्कीमिया करती है। और इंटेस्टाइन में जो गट बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस करते हैं। देन पल्मोनरी हेमोरेज और इंट्रा वेंट्रिकुलर हेमोरेज, उसके अलावा एल्वुलर एयर लीक या फिर जिसको हम इंटरस्टिशियल एम्फीसीमा, और अगर कैविटी में हो जाए तो उसको हम नीमोथोरेक्स बोलते हैं। देन एडिमा आकर हो सकती है ड्यू टू परमिएबिलिटी ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई, इलियस हो सकता है। ओलिग्यूरिया, अब ओलिग्यूरिया जिसको हम फोर्थ वाइटल साइन भी बोलते हैं, ओलिग्यूरिया में यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाता है। फीटल हाइपोग्लाइसीमिया, डिस्पाइट मेटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, फीटस में हमें हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है क्योंकि मदर क्या थी, मदर हाइपरग्लाइसीमिया थी, तो इसकी वजह से प्लेसेंटा से ग्लूकोज पास कर रहा था लेकिन इंसुलिन पास नहीं कर रहा था, तो बॉडी में बेबी के जो बॉडी थी उसमें हाइपरप्लेजिया हो रही थी पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स की, जिसकी वजह से इंसुलिन की लेवल इंक्रीज हो रही थी। इंसुलिन की लेवल इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया हुई। हाइपोग्लाइसीमिया फर्दर सीजर्स और न्यूरोनल डैमेज करती है। और उसके अलावा इसका जो दूसरा काम है, जो इंसुलिन की इंक्रीज लेवल है वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करती है। ओके, और लास्ट में इफ ग्रंटिंग डिसअपियर एंड साइनोसिस इंक्रीज इट इज़ गेटिंग वर्स। अब हमने ये भी डिस्कस किया, पहले ग्रंटिंग ज़्यादा होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो डिसअपियर होती है और बॉडी जो है वो साइनोस होना स्टार्ट करती है, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है, इट इज़ गेटिंग मोर वर्स। देन लास्ट है इसकी प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन में हम अवॉइड करेंगे अननेसेसरी सी सेक्शन बिफोर 39 वीक, ठीक है। उसके अलावा एंटीनेटल स्टेरॉइड्स एज अ प्रोफाइलैक्स हम प्रोवाइड करेंगे उन मदर्स को बिफोर 34th वीक ऑफ गेस्टेशन, जिसमें बीटा मेथाजोन और डेक्सामेथाजोन के शॉट्स हम प्रोवाइड करते हैं। देन पोस्ट नेटल सर्फेक्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें स्टीरॉयड और सर्फेक्टेंट इसको मिलाकर हम बोलते हैं साइनर्जिज्म, जिसका मतलब है 1+1=3। एंड उस बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए हम ग्लूकोज की एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सो ये इसकी प्रिवेंशन थी। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।